है कि इसमें हम कुछ शॉर्ट केसेस डिस्कस कर लें, मतलब जो डिफरेंट सिनेरियोज हों जिसमें कि उसका हर पैटर्न और उसका हर सिनेरियो हमें समझने में आसानी हो। डिफरेंट चीजें होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, डिफरेंट टाइप होती हैं और डिफरेंट उसके बाकी जो है वो जो उसकी लैब्स इन्वेस्टिगेशंस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट केसेस। जी आमना, आप बताइए। मैडम कोई शॉर्ट केस आप दें मुझे, फिर मैं उस तरह लेके चलती हूँ उसको। अच्छा, मेरा ख्याल था कि आप लोग अपने ज़हन में शॉर्ट केसेस बना के लाओगे कि कुछ न, मतलब जैसे कोई सिंपल सिस्ट है या वीडियो नहीं आ रही जी आपकी वीडियो नहीं आ रही। वीडियो मुझे तो वैसे नजर आ रही है। आ गई। वैसे अगर वीडियो नजर ना भी आए तो मेरा ख्याल है काम तो फिर भी चल सकता है, आवाज आना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जी आमना, तो इसमें कोई भी और वॉलंटियर, हमें केस बेसिकली तो हमने डिफरेंट केसेस कोई डिस्कस करना है ना, तो उसमें कोई भी किसी और के जहन में भी कोई भी केस हो तो वो आमना को बता सकता है या मुझे डायरेक्टली भी हमसे बात हो सकती है। जी 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 आमना या कोई और वॉलंटियर। चलो, किसी के ज़हन में नहीं आ रहा तो फिर मैं ही बता देती हूँ। देखो, पोस्ट मीनोपॉजल या पोस्ट मीनोपॉजल एज क्यों इंपॉर्टेंट होती है एज रिगार्ड टू ओवेरियन सिस्ट। सबसे पहले तो हमें इसको जरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें नॉर्मल ओवेरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी नहीं चल रही होती। सो एनी सिस्ट अराइजिंग इन द पोस्ट मीनोपॉजल पीरियड हैज टू बी रूल्ड आउट एज रिगार्ड टू मेलिग्नेंसी, क्योंकि ज्यादातर इसमें सेलुलर पैथोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जो फिर सिस्ट बनाती हैं या फिर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस समटाइम्स occasionally. So 50 years of age is considered to be a cut-off limit for that, जिसके बाद के malignancies के chances ज्यादा हो जाते हैं। तो इसमें suppose a patient comes to you at 54 years of age और she has, मतलब otherwise she has no problem, she is postmenopausal for last 3 years and so far she has been asymptomatic except for the initial episodes of hot flushes in the initial first year of the menopause. और उसके बाद she is not diabetic, she is not hypertensive और उसमें now she complains of lower abdominal pain for last 3-4 days. Though there is no associated urinary या bowel complaints, off and on उसको जरा flatulence का problem रहता है. And on ultrasound, because on her own she gets the scan just to rule out the cause, though she has not consulted any doctor so far. But on her own she gets an ultrasound, pelvic ultrasound, and on that there is an incidental finding of an ovarian cyst which is 8 into 8 centimeter. ये जो क्विकली मेरे ज़हन में जो एक केस सिनेरियो है वो यही आया कि ये थोड़ा सा दरमियान वाला एक वो हो जाएगा, सिनेरियो हो जाएगा। 8 centimeter cyst. Now what else you want to know in this case? अब ये इसमें अब बेसिकली जब हम किसी केस की बात करते हैं, इसी तरह का कोई केस अगर आपको एक्सटेंडेड टॉक्स में भी आता है, सपोज यही सिनेरियो है, तो इसमें सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो रेलिवेंट हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन से होती हैं वो उससे आपने स्टार्ट करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डॉक्टर आमना जिन्होंने वॉलंटियर किया था। जी ये आपको मैंने एक ब्रीफ सा केस सिनेरियो दे दिया है जो कि 54 इयर्स है, मेनोपॉजल फॉर लास्ट 3 इयर्स एंड नाउ इंसिडेंटल फाइंडिंग ऑफ 8 into 8 centimeter ovarian cyst. Supposedly हम इसको कहते हैं लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट है और she has complained of lower abdominal pain for last 3 days. तो इसमें what else you want to know to reach at a diagnosis? अस्सलाम वालेकुम। फर्दर मैनेजमेंट शुरू करूं मैडम? जी जी शुरू करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर द शॉर्ट introduction I will start gathering some information. I will ask about age of patient, ethnicity of patient, and I will ask age about is known.
एज इज नोन, मैंने 54 इयर्स बता दिया। अच्छा अब देखो sorry, एक चीज आप sorry, एक मिनट बेटा, एक मिनट। जब ये सवाल इवन आपके जो क्लिनिकल केसेस भी जो होते हैं जिसमें पेशेंट होते हैं, जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है ना कि रेलिवेंट हिस्ट्री, ठीक है मैडम। रेलिवेंट हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हिस्ट्री पूछनी है। सिर्फ रेलिवेंट का मतलब बहुत जो है वो होता है कि कंसाइज्ड हिस्ट्री, या जो आपको सिर्फ जो इंफॉर्मेशन नहीं मिली हुई आपने वो अगर रेलिवेंट है एज रिगार्ड टू द डायग्नोसिस मेकिंग, तो सिर्फ आप वो पूछोगे। सेकेंडली, रेलिवेंट एग्जामिनेशन का भी मतलब यही होता है। तो जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है उसका ये मतलब है कि रेलिवेंट हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन विच इज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट डायग्नोसिस मेकिंग। ठीक है, तो ये चीज है जो आपने बतानी है। सो नीड नॉट टू रिपीट द इंफॉर्मेशन गिवन इन योर सिनेरियो। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ जी, जी बताइए। I will ask about parity of patient. Then I will ask about the symptoms associated with pain, any relieving aggravating ओके factors. मैं any... इसमें हाँ जी ठीक है, शी इज पैरा 4 और अच्छा ठीक है मैडम। And any postmenopausal bleeding or discharge associated with this pain. नो, not till date. ठीक है। And then I will evaluate the risk factors because क्योंकि मैडम अल्ट्रासाउंड लेके आई है ना, तो रिस्क फैक्टर्स तो जी निकालेंगे ना अंदर। जी जी जी। The age of I will ask about the age of menarche and age of menopause, and I will ask about any hormonal treatment, एज ऑफ any मेनोपॉज वाज ovulation 51 induction taken. जी। एज ऑफ मैं साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन इसलिए बता रही हूँ सो दैट यू कंप्लीटली नो द बैकग्राउंड ऑफ दैट पेशेंट। ठीक है, age of menarche was 15 years and age of menopause is 51 years, as I told you earlier कि अभी ये 54 है, तो उसके अलावा उसके 3 years बैक अगर मेनोपॉज हुआ है तो 51 years पे हुआ है। अच्छा, ठीक है और मैडम। एनी हिस्ट्री ऑफ ओवुलेशन इंडक्शन। ओवुलेशन इंडक्शन व्हेन? हाँ मैडम, ये पूछेंगे ना इन रिस्क द फैक्टर्स को रिप्रोडक्टिव निकालने। एज। हाँ, इन द रिप्रोडक्टिव एज में अच्छा अगर वो मैडम रिस्क को निकालने के लिए पूछते नहीं है कि हिस्ट्री ऑफ ओवुलेशन अच्छा इंडक्शन। चलो एनी ठीक है। नो हिस्ट्री ऑफ ओवुलेशन इंडक्शन, ऑल प्रेगनेंसीज वर स्पॉन्टेनियस। ओके। हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। नो। हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। यस, टू ऑल बेबीज। ओके। हिस्ट्री ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड। She used OCPs for after the 2 births. Okay. Then I will ask about any family history of ovarian, breast or colon cancer on first degree relatives. She denies such type of history. There is no positive history of any familial malignancies. Okay. Then I will ask about any previous history of carcinoma in her, मतलब patient में पूछेंगे in patient. नहीं, no. Okay. Or any history of weight loss. No. Any history of decreased appetite. No, except that she sometimes give problem of flatulence and indigestion, but very occasionally, which is managed by routine medications. Then ask about comorbidities. Which type of comorbidity? Diabetes, hypertension. No. Okay. Pressure symptoms. She just complained of off and on pressure feeling for last 1 week, but now she complains of pain for the last 3 days. हाँ मैडम, हिस्ट्री में मेरे ख्याल में तो बस यही पूछेंगे। इसमें देखो जो आप सारे बाकी सब ऑडियंस हैं वो भी इसमें एक जो प्रेजेंट कर रहा होता है, बाकी भी उसमें पार्टिसिपेट किया करो आप लोग। यानी जिसके जहन में कोई और पॉइंट आता है वो उसमें पार्टिसिपेट डेफिनेटली कर सकता है। तो इसलिए इसमें आप एक्टिवली सबके सब जो हैं वो पार्टिसिपेट जरूर किया करें। ओनली देन इट कैन एनहेंस योर लर्निंग। जी, और कुछ?
मैडम मेरे ख्याल में तो हिस्ट्री में कुछ किसी ने ऐड करना है तो करते हैं ऐड, ताकि फिर मुझे पता लग जाए कोई और बात। पेन के बारे में लेंगे हिस्ट्री, पेन हाँ, पेन किस पेन के तरह का बारे है, में पेन इसकी सीवियरिटी कैसी है, एक्सक्यूज मी मैडम, स्पेसिफिक एक्यूट फेज में तो नहीं है, फौरन सर्जरी करनी पड़ेगी। ड्यूरेशन और ठीक है, फिर थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब आप करोगे, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को डिस्क्राइब करोगे पेन को, क्योंकि पेन वो किस तरह की है, उसमें पेन की जो और वजह है नॉन गायनेकोलॉजिकल रीजंस, जो अगरचे मैंने बता दिया था कि यूरिनरी बावल कॉम्प्लेन्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप पेन की डिस्क्रिप्शन उसमें यूटीआई को एक्सक्लूड करेंगे। हाँ जी, वो सारी चीजें हैं जो पेन की डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं। मैडम इसमें एडोलिटल पॉलिप के बारे में भी पूछेंगे, पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड, पीआईडी, डिस्चार्ज किस तरह का है, ये सारे नहीं, क्वेश्चन। इसमें तो डिस्चार्ज वगैरह की हिस्ट्री है ही नहीं ना, इसमें शॉर्ट मैस की फीलिंग्स पूछेंगे, मैस तो स्वेलिंग वगैरह पेट में महसूस हुई थी पेशेंट या से नहीं। सवाल क्या करोगे, पेशेंट से सवाल आपको भारीपन पेट में गोला तो महसूस नहीं हो रहा था? मतलब कोई एब्डोमिनल डिस्टेंशन वगैरह वाली चीज तो नहीं है। देखो जो मैंने जो अल्ट्रासाउंड पे फाइंडिंग बताई है वो 18 to 8 सेंटीमीटर की ओवेरियन सिस्ट है, लेकिन बाकी चीजें आप मुझसे पूछोगे, बाकी चीजों पे मैंने कोई कमेंट नहीं किया। तो शी माइट बी हैविंग सम एसाइटिस गिविंग राइज टू फुलनेस या एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो पेशेंट से कोई एब्डोमिनल डिस्टेंशन का आप पूछोगे, और इसमें कोई चीज जो आप बताने वाली हो इसमें? अगर मैडम डिस्टेंशन तो वो कहेगी कि पेट फूल रहा है तब हम डिस्टेंशन या ऑफिशियल सिम्टम्स की तरफ जाएंगे। मैम फैमिली प्रेशर सिम्टम के सारे, मेरा ख्याल है ये रेलिवेंट हिस्ट्री में इतना काफी है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिटेल उसमें नहीं जाओगे, बस इतना काफी होता है। अब इसमें आगे रेलिवेंट एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स, आप क्या जानना चाहोगे इन एग्जामिनेशन पे? मैडम हिस्ट्री में उससे मजीद पूछ नहीं सकते कि रिप्रोडक्टिव एज में उसको कोई सिस्ट रही हो, वो हिस्ट्री मतलब क्विकली पूछ सकते हैं कि पहले कभी उसकी हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन सिस्ट थी या नहीं थी। ये एक रेलिवेंट चीज है, वो उसके बताने में कोई इतना टाइम नहीं लगता, वो आप पूछ सकते हो कि पास हिस्ट्री में ही आएगा। और मैडम एचआरटी का कोई सर्जरी वगैरह की हिस्ट्री, एचआरटी का यूज वो भी आप पूछ सकते हो। तो ये वो चीजें हैं मैडम जो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का भी पूछेंगे। हाँ, वो तो डेफिनेटली पूछना, वो इन्होंने पूछा। हाँ जी, वो पूछ लिया था इन्होंने जी। डॉक्टर आमना, अब आते हैं हम एग्जामिनेशन की तरफ। उसमें रेलिवेंट एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, दिस इज जस्ट इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लुक फॉर बीएमआई फॉर जस्ट टू लुक फॉर जनरल हेल्थ, and then I will look for the any lymph nodes palpable, and then I will, after coming to abdominal examination, on inspection I will see signs of any abdominal distension. वाइटल साइंस का भी आप बता दो, अगर वाइटल साइंस का भी बता दो तो वो ठीक है, वो उसका बीपी वगैरह ये सब चीजें पता चल जाती है। ठीक है मैडम, ठीक है। On inspection I will see any sign of distension. आपने देख ली, ठीक है। On palpation I will see for if there is any mass, the size of mass, if it is cystic, tender or nodular. And on percussion I will look for ascites. On shifting dullness to rule out, मतलब shifting dullness देखेंगे ascites को rule out करने के लिए। उसके बाद मैडम पर vaginal examination पे देख लेंगे कि any mass palpable, it is fixed or it is attached to uterus. सबसे पहले यूट्रस का साइज, और उसके बाद पहले तो वल्वोवाजाइनल रीजन्स कोई वो, फिर यूट्रस का साइज, फिर उसके साथ एडनेक्सल मैस, उसके बाद नॉड्युलैरिटी है, सॉफ्ट है, सिस्टिक है, मोबिलिटी कैसी है, टेंडरनेस है या नहीं है, ये सारी चीजें हैं जो आपने असेस करनी है। ठीक है, तो ये तो है उसका जो कि उस पे हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन व्हिच इज पैरामीटर फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, ऑन इन्वेस्टिगेशन मैडम पहले तो अल्ट्रासाउंड एक, मतलब इसमें अगर एक मतलब फर्दर एक अल्ट्रासाउंड करेंगे टू चेक द मतलब is there is any single unilateral mass or bilateral mass, any papillary projection, it is cystic or it is nodular, or solid cystic components मैडम mass में ये देख लेंगे। उसके बाद जो है फिर उसके बाद मैडम पीवीएस करोगे या
ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करोगे? TVS मैडम। हम्म। बाकी यही साइज, सेप्टेशन, पेपिलरी प्रोजेक्शन, इकोजेनिक कंपोनेंट्स और फ्री फ्लूइड इन पाउच ऑफ टेटलस, यही चीजें हैं। But if the cyst is large in size and when it goes out of the pelvis, तो फिर TVS को हम कंबाइन करते हैं ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन के साथ। ठीक है मैडम। combine जो है वो करिए। For the small cyst, TVS is a better choice, but when the size is large, क्योंकि लार्ज साइज की जो सिस्ट है वो फिर एब्डोमेन में चली जाती है, वो फिर पेल्विस से निकल के एब्डोमेन में उसका ज्यादा वो हो जाता है, then it has to be assessed on transabdominal ultrasound as well in combination with transvaginal ultrasound. ठीक है। तो ये है जो इसको आपने कंबाइन करके उस तरह से बोलना होगा। What else? मैम लार्ज कितना कट ऑफ यानी? देखो लार्ज का जो जो अगर हम पोस्ट मीनोपॉजल के हिसाब से करें तो उसका लार्ज डिफरेंट होगा, लेकिन अगर हम उसका लार्ज इस सेंस में बात करें कि कौन सा लार्ज जो है वो आउट ऑफ पेल्विस चला जाता है, तो तकरीबन ये 8 to 10 सेंटीमीटर का है, जिसके लिए फिर हमें ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड को साथ कंबाइन करना पड़ता है। बाकी जो सिस्ट है दैट कैन स्टिल बी कंटेन्ड विद इन द पेल्विस, वो उतना पेल्विस से बाहर नहीं जाती, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा वो पेल्विस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है मैडम। then I'll go for as she is in postmenopausal age, so CA125 is most significant tumor marker. Okay. तो उसमें मैडम बाकी वैसे postmenopausal में सिर्फ CA125 नहीं कराएंगे? हाँ ठीक है, हम CA125 की बात कर रहे हैं। डॉक्टर राशिद ने एक लेक्चर में बताया था कि बाकी भी आप बोल देंगे, लेकिन स्पेसिफिकली CA125 ही होगा जो आप कराएंगे। CA125 ही आपने बोलना है इनिशियली। ठीक है मैडम। क्योंकि देखो इसके बाद जो आगे आपने बाकी रिस्क स्कोरिंग करनी है वो CA125 पे बेस करती है, ठीक है, वो बाकी ट्यूमर मार्कर्स पे बेस नहीं करती। दो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द ओवेरियन सिस्ट, यानी जो उसका हमने अल्ट्रासाउंड पे जो डिटरमिन करनी है मैडम मैडम LFTs RFTs भी कराएंगे, जस्ट एक्सरे? अभी बेटा वो मैं आगे सिस्ट को कर रहे हैं ना वैल्यूएट, अभी सिस्ट को कर रहे हैं वैल्यूएट, वो हम बाद में बात करते हैं कि जो सेकेंडरी जो सेकंड चॉइस जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या क्या होनी चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे थे ट्यूमर मार्कर की। what is your comment about the size of this cyst? 8 into 8 सेंटीमीटर। कॉम्प्लेक्स सिस्ट है 8 into 8 की, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर है, तो जाहिर है फिर मैडम उसमें आगे CT कराएंगे ना, टू सी द एक्सटेंट ऑफ डिजीज। नहीं बेटा, इसमें देखें इन्होंने हमें इसको जरा क्लियरली पहले बात करते हैं। इसमें हमने इन्होंने सिर्फ हमें बताया कि ये फीचर्स मैंने देखनी है, मैंने उन फीचर्स के बारे में इनको कुछ नहीं बताया कि क्या फीचर्स हैं या क्या नहीं है। शी हैज जस्ट मेंशन्ड कि इसमें जो ट्रांस वेजाइनल स्कैन है उसमें हमने ये चीजें देखनी है। नाउ सपोज मेरा आंसर ये होता है या आपके एग्जामिनर का आंसर ये होता है, बिकॉज यू एज अ कैंडिडेट will ask this question कि what is the nature of this mass on transvaginal scan या transabdominal के साथ भी अगर आप combine करते हो whatever, तो उसमें वो features क्या हैं या क्या नहीं है ये आपको नहीं पता, ये आपका examiner आपको बताएगा। जी मैडम। तो अगर मैं आपको ये बताती हूँ कि this cyst size is 8 into 8 centimeter as indicated on ultrasound and it is multi-septated और इसमें जो है इसमें कोई सॉलिड एरियाज नहीं है, उसकी जो सिस्ट फ्लूइड है उसकी एकोजेनिसिटी जो है वो ठीक है, उसमें कोई डॉपलर फ्लो भी रेस्ड नहीं है, और इसकी जो सरफेस एपिथेलियम है दैट इज अ लिटिल बिट थिकन्ड। इसके अलावा और उसमें कोई फीचर नहीं है, कोई एसाइटिस नहीं है, कुछ और नहीं है। तो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट मूव? अगर मैं आपको ये बताती हूँ कि ये इसमें सिर्फ मल्टीलोकुलर है और साइज भी तो एवरी 4 मंथली विजिट रखेंगे इसका? नहीं मैडम, उसका सीटी स्कैन ऑफ पेल्विस, सीटी स्कैन ऑफ पेल्विस अल्ट्रासाउंड। अब हमने यहाँ तक ये हमने देख लिया कि ये मल्टीलोकुलेटेड सिस्ट एक सिनेरियो हमारा बन गया कि ये मल्टीलोकुलेटेड सिस्ट है।
8 into 8 सेंटीमीटर की कोई और इसमें एडिड फीचर नहीं है। मैडम तो ये मल्टी लॉकुलेटेड से तो ये एक रिस्क फैक्टर ये मतलब एक ये आ गया और 8 into 8 को भी नंबर देंगे। ये हम बात करते हैं अभी। अच्छा, तो मल्टी लॉकुलेटेड सिस्ट है जो 8 into 8 सेंटीमीटर की है और CA 1 to 5 इसका है सपोज इज 40। अब आगे कैसे चलेगा? 40 को पोस्ट मेनोपॉजल के 3 नंबर हो गए 40 और ये दो फीचर्स आ गए तो इसके 3 नंबर हो गए, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे RMI निकाल लेंगे। 2 नंबर किसके आए? 360 मैडम अल्ट्रासाउंड के भी 3 होंगे। मैडम अल्ट्रासाउंड के 2 फीचर्स है ना तो उसके 3 नंबर आ गए। कौन सी 2 फीचर्स हैं? एक तो मल्टी features सेपरेटेड कौन जो से हैं? आपने बताया, ओनली वन फीचर। दूसरा हो मैंने गया और साइज हाँ? को दिया 1 नंबर। नहीं, size को नहीं number RMI देते। में आता है। ओनली वन। अच्छा फिर एक RMI में साइज मैडम प्लीज सिर्फ एक बंदा डिस्कस करे मैम। मैडम 1 होगा इसका, फिर मल्टी लॉक्यूलर है तो 1 आएगा। फिर तो मैडम 120 निकल आएगा इसका, लेस देन 200 है। ये 3 into 1 into 40 120। अच्छा ठीक है, तो अब इसमें ये जो इसका RMI कितना निकला फिर? लेस देन 200 ये 120 आ गया। 120 आ गया। व्हाट नेक्स्ट? 25% रिस्क ऑफ। अब इसके बाद क्या होगा फिर? RMI इसका 120 है तो अब इसका क्या होगा? अब मैडम इसमें सीटी मैडम करेंगे, सीटी स्कैन कराएंगे। आप मुझे बताएं। मैडम वैसे लेस देन 200 पे सीटी नहीं होता। मैडम पोस्ट मेनोपॉजल में अगर स्कैन 8 सेंटीमीटर है और मल्टी लोक्यूलेटेड है देन गो फॉर सीटी स्कैन। हाँ, यही मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि अब इसमें आपकी मूव क्या होगी। 1 मिनट बेटा जरा। हेलो हेलो, वहाँ सीटी होगा कि नहीं, इसमें पता है क्या, अगर फैमिली कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट, फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। पोस्ट मेनोपॉजल इसमें फैमिली नहीं, पोस्ट मेनोपॉजल में तो नहीं देखेंगे ना फैमिली का क्या ताल्लुक है? और साइज जो है ना 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो ना अगर पोस्ट मेनोपॉजल में तो वो सिग्निफिकेंट होता है। हाँ वही बात कर रही हूँ। तो सीटी स्कैन करवाएंगे। हाँ जी, कराना पड़ेगा जी। ठीक है। तो ये पूछना फ्लोर अगर मैडम कह रहे तो मैडम यो है अच्छा इसकी है। अच्छा, नहीं बता देना कि बता दो कि मेरे से बात हुई है तो वो ये टेस्ट जरूरी है। ठीक है, और ये हमेशा प्री प्रोसीजर ही किया जाता है, बस ये इसको कह दो। ठीक है, क्या फोन पे बात कर रही हूँ? नहीं फिर मैं क्लास के बाद नीचे आता हूँ। सर हमने यही बड़ा पोस्ट मेनोपॉजल अगर 200 से कम है वो जिस भी साइज की है ना उसको रीअसेस करना है 4 वीक्स के बाद। हाँ जी बताइए। मैडम मेरे ख्याल में तो सीटी नहीं होगा, बाकी लोग कह रहे हैं होगा, आप बता दीजिए। स्कैन होगा मैडम। नहीं देखो, इसमें जो बेसिकली जो हमने डिमार्केशन करनी होती है वो करनी होती है RMI के हिसाब से। ठीक है जी मैम। RMI अगर लेस देन 200 हो तो फिर उसमें जो है वो बेसिकली अब लेस देन 200 में एक बहुत सिंपल सिस्ट भी हो सकती है जिसमें कोई फीचर्स नहीं होती, लेकिन RMI लेस देन 200 के साथ भी, क्योंकि देखो हम इसमें साइज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन दिस, क्योंकि जो पोस्ट मेनोपॉजल की ओवेरियन सिस्ट होती हैं वो प्री मेनोपॉजल की ओवेरियन सिस्ट से फर्क इस लिहाज से होती हैं कि प्री मेनोपॉजल एज में फॉलिकुलर एक्टिविटी चल रही होती है, उसमें सिस्ट बनती हैं, खत्म हो जाती हैं, उसमें रिलेटिवली लार्जर साइज इज कंसीडर्ड, जो है वो उसमें इज कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। तो इसमें जो पोस्ट मेनोपॉजल में चूंकि ओव्यूलेशन का फॉलिकुलर मैचुरेशन ये सब चीजें नहीं चल रही होती, तो उसमें इवन लेसर साइज ओवेरियन सिस्ट बिकम्स इम्पोर्टेंट।
So 8 into 8 centimeter size, though not a parameter of RMI, लेकिन हम इसको ड्यू वेटेज देते हैं। अब मल्टी लोकुलेटेड सिस्ट के साथ अगर ये साइज भी इसका बड़ा है तो इसमें फिर हमें डेफिनेटली हम इसको बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की तरफ नहीं ले जाते, क्योंकि अगर इसका साइज छोटा होता तो उसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे हम चले जाते। तो इसमें हमें सीटी करवा के फिर आगे प्रोसीड करना चाहिए, बिकॉज RMI लेस के साथ भी फिर आगे हमारी बाइफर्केशन फर्क हो जाती है, क्योंकि RMI 200 से ऊपर है तो वो तो पूरे का पूरा प्रोटोकॉल होगा ऑफ मैलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट का, हम पूरा प्रोटोकॉल फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं। But with RMI less than 120, again consider on the different features of that particular cyst. उसमें साइज कैसा है और उसमें बाकी जो मल्टी लोकुलेटेड तो चलो हमने उसकी एक फीचर डाल ली, लेकिन ये है कि इसमें जो साइज के हिसाब से इसमें हमें जो है वो इसमें आगे फर्दर मैनेजमेंट डिस्कस करनी पड़ेगी कि इसमें अब हम सीटी हमें करवाना चाहिए। दिस इज वाई आई बेसिकली जो एक ग्रे जोन वाले जो चीजें होती हैं, ग्रे जोन में आ जाती हैं वो चीजें जो कि एग्जैक्टली आपके कहीं पे फिट नहीं होती, लेकिन इसमें दो फीचर्स जो हैं वो कंबाइन कर गई, साइज और मल्टी लोकुलेटेड। सो गो फॉर सीटी एंड देन फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। वो फिर आगे की बात भी हमने खुद ही कर दी, लेकिन है कि इसमें फिर आपने सीटी में सीटी पे जाना है। तो सीटी कुछ इसमें हो सकता है to see the extent of disease and the lymph node involvement। हाँ, इसमें सीटी को सीटी करके फिर उसके बाद आपने इसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे जाना है। अब इसमें सीटी बाईपास भी हो सकता है उस सूरत में जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डिसाइड कर लो सर्जरी का, क्योंकि अगर इसमें RMI, अब RMI is not, cannot indicate, basically cannot differentiate, though it has a appreciable sensitivity and specificity, but still it cannot differentiate many benign and malignant or stage 1 to stage 2. तो इस वजह से जो है वो इसमें हमें फिर बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हमें सर्जरी की तरफ इसमें जाना पड़ता है। So in that case you can bypass CT because with RMI less there are less chances कि इसमें कोई मेटास्टेसिस या इसमें सेकेंडरीज होंगे, जो हम यूजुअली हमारा एम होता है सीटी के साथ इसको करने का। तो इसलिए जो है वो इसमें जो है वो सीटी का आप बिल्कुल बोल सकते हो बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट साइज। अब जो दूसरी चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर साइज इतना इम्पोर्टेंट है और इसमें हम जो है वो उसमें जो है वो फिर भी हम इसको RMI में क्यों नहीं डालते, तो क्योंकि साइज एक इम्पॉर्टेंट फीचर होती है, साइज के ऊपर हम बाद दफा अपनी मैनेजमेंट डिसाइड कर लेते हैं। तो साइज को इसी चीज को कंसिडर करते हुए अब RMI 1 हम RMI की भी आगे से 4 टाइप्स होती हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइमिंग, सबसे पहले RMI 1 ही निकला था और अभी तक यही यूज हो रहा है, ज्यादातर यही यूज हो रहा है, गाइडलाइंस में भी यही यूज किया जाता है। लेकिन साइज की सिग्निफिकेंस को देखते हुए इसको डाला गया है इन RMI 4 में, और वहां पे जो एक कट ऑफ लिमिट है साइज की वो है लेस देन 7 सेंटीमीटर और मोर देन 7 सेंटीमीटर। फिर उसमें जो RMI 4 की में जो साइज की फिर आगे से डिफरेंशिएशन हो जाती है, फिर उसमें इसका नंबर जो होता है लेस देन 7 सेंटीमीटर उसको हम 1 देते हैं और 2 देते हैं फॉर द सिस्ट साइज फॉर मोर देन 7 सेंटीमीटर। तो वहां पे कट ऑफ लिमिट 7 सेंटीमीटर है, जबकि यूजुअली 5 सेंटीमीटर वाली सिस्ट को सिग्निफिकेंट समझते हैं, लेकिन RMI की कैलकुलेशन के लिए 7 सेंटीमीटर। बट फॉर यू कीप यूजिंग RMI 1, लेकिन साइज का अगर कोई बात करे तो साइज का इस तरह से मैंने बता दिया कि उसमें RMI 4 का ये एक हिस्सा है, बाकी किसी भी RMI का ये हिस्सा नहीं है, दो इट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर। और लेकिन जो पोस्ट मेनोपॉजल ओवेरियन सिस्ट का जो एक कट ऑफ लिमिट है टू डिफरेंशिएट, बेसिकली क्रूडली टू डिफरेंशिएट बिटवीन बिनाइन एंड द मैलिग्नेंट, दो वेरिएशंस कैन अकर, वो 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर से ऊपर जो भी मैस होगा वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा, तो इसलिए सिग्निफिकेंट साइज है, मल्टीलोकुलेटेड है, सो इट बिकम्स इन द ग्रे जोन। ग्रे जोन में यूजुअली हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे नहीं जाते,
और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में नहीं जाते तो हम फिर सर्जरी को अडॉप्ट करते हैं। सर्जरी पे जाएंगे तो इस RMI 120 के साथ अमूमन हमें बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इसमें हम ये सोचते हैं कि इसमें सेकेंडरीज या मेटास्टेसिस नहीं होंगे, तो इसलिए सीटी को इसमें बाईपास किया भी जा सकता है, बट अगेन इंडिविजुअलाइज, क्योंकि अगर इसमें कोई भी और फीचर ऐड हो जाती है तो देन इट इज प्रेफरेबल टू गो फॉर सीटी। वो तो RMI भी बढ़ जाएगा, इसमें कोई और फीचर ऐड हो जाती है तो सपोज इसमें ये फीचर ऐड हो जाती है कि इसके साथ इसकी नोडुलैरिटी भी है या बायलैटरल है, क्योंकि साइज इज नॉट a feature of ultrasound, is not a feature of RMI, is not a feature। प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। तो इसको जो है वो आप साइज को बावजूद RMI का हिस्सा ना होने के बावजूद भी आप इसको ड्यू वेटेज देते हो। जी मैडम। और मैडम एज हाँ जी मैडम इसमें सर्जरी लेप्रोस्कोपिक होगी फिर सिर्फ लेप्रोस्कोपी इज नॉट द ओनली ऑप्शन, लेप्रोस्कोपी इज वन ऑफ द ऑप्शंस। तो इसमें लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हो, लेप्रोटमी भी कर सकते हो, वॉट एवर फैसिलिटी इज अवेलेबल इन योर सेटअप। लेप्रोस्कोपी का सेटअप हर जगह तो नहीं होता, हर जगह भी नहीं होता और हर कोई एक्सपर्ट भी नहीं होता, तो ये है। लेकिन लेप्रोस्कोपी इज क्वाइट वैलिड इन दिस केस, क्योंकि इसमें RMI जो है वो कम है, इसमें डिससेमिनेशन या स्पिलेज ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स की पॉसिबिलिटी कम है। तो इसलिए कि हम इसको इन टोटल तो उस मैस को नहीं निकाल रहे होते, स्पिलेज हो सकता है, इसमें बहुत सारी जो है चीजें जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो इसमें पॉसिबल होती हैं। तो अब इसमें जहाँ पे हम आके रुके थे वो ये था कि अब मल्टीलोकुलेट सिस्ट होगी 8 into 8 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ पे आके हम स्टक अप हो गए थे कि सीटी कराना है या नहीं करवाना, ठीक है। सो दिस वाज वन ऑफ द टाइप के जिसमें हम सीटी देखो इसमें डायरेक्टली अगरचे इंडिकेटेड उस तरह से नहीं है, क्योंकि हम सर्जरी की तरफ जा रहे हैं और इसमें चूंकि क्लियरली ये मेटास्टेटिक या क्लियरली ये इसमें और कोई फीचर नहीं है, तो क्लियरली ये मैलिग्नेंट भी नहीं है, क्लियरली ये मेटास्टेटिक भी नहीं है, तो सीटी को हम इसमें बाईपास कर सकते हैं। बट इफ एनी अदर फीचर इज एडिड, एक सिंगल फीचर भी अगर ऐड हो जाती है इसमें, यानी अगर मल्टीलोकुलेट सिस्ट है 8 into 8 सेंटीमीटर है, लेकिन दूसरी तरफ की भी कोई एक सिस्ट है जो कि चाहे वो सिंपल सिस्ट ही क्यों ना हो, वो अगर दूसरी तरफ की है तो देन गो फॉर सीटी एंड देन अकॉर्डिंगली। तो अब सपोज इसमें जो है वो मल्टी लोकुलेटेड भी नहीं है, सिर्फ 8 into 8 सेंटीमीटर की सिस्ट है और इसमें 8 into 8 सेंटीमीटर की है और इसमें बिल्कुल थिन वॉल सिस्ट है, ये यूनिलोकुलर सिस्ट है, तो फिर हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? जी डॉक्टर फिर भी मैडम इसमें हम मल्टीलोकुलेटेड को निकाल देते हैं, यानी हम मल्टीलोकुलेटेड वाली मैडम छोड़ेंगे तो नहीं, फिर भी नहीं छोड़ेंगे उसको, 8 into 8 फिर भी छोड़ेंगे तो नहीं मैडम? मैम 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी तो सिग्निफिकेंट होगी ना पोस्टमेनोपॉजल में। सिस्टेक्टमी और BSO की तरफ जाएंगे, फिर भी हमने वही करना है, ठीक है, फिर भी हमने वही करना है जो हम पहले उसमें कर रहे थे, जो मल्टीलोकुलेटेड के साथ कर रहे थे, फिर भी हमने करना है क्लियरली स्ट्रेट अवे गो फॉर रिमूवल ऑफ द सिस्ट एंड एडनेक्सा, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज जो एक सवाल पैदा होता है, जो शायद आपके भी जहन में हुआ हो, कि अगर हम इस केस में हमारी सर्जिकल एक्सटेंट क्या होगी, यानी 8 into 8 सेंटीमीटर की सिंपल सिस्ट है, यूनिलोकुलर सिस्ट है और इसमें सिर्फ सिंपल है, उसमें कोई और ऐसा मसला नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो मैडम हाँ जी, आपकी सर्जिकल एक्सटेंट क्या होगी? मैडम मेरे साथ में तो सिस्टेक्टमी, मतलब सिस्टेक्टमी और BSO करेंगे इसकी। BSO तो करनी पड़ेगी रिस्क रिड्यूसर के लिए। यूट्रस को पीछे छोड़ दोगे? यूट्रस को पीछे छोड़ दोगे? यूट्रस की वही मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अगर सिंपल सिस्ट है, मैलिग्नेंट नहीं है, तो इसके अंदर जैसे हम उसमें तो वैसे स्टेजिंग लेप्रोटमी करते हैं ना, कि हिस्टेक्टमी भी करते हैं बायलैटरल। वो तो देखो स्टेजिंग लेप्रोटमी की इंडिकेशन ही फर्क है, वो इस पे फिट नहीं होगी। स्टेजिंग लेप्रोटमी हम इसको नहीं कहेंगे,
लेकिन इस केस में आप करोगे क्या, यानी आपने सिर्फ BSO करना है, रिमूवल ऑफ द सिस्ट एंड BSO, या उसके साथ मैडम बाइलेटरल साल्पिंजोफ्रेक्टमी करेंगे, बाइलेटरल साल्पिंजोफ्रेक्टमी। मैडम सिस्टेक्टमी प्लस BSO मुझे ये लगता है, बाकी आपको आप बताइए कैसे। मैम अकॉर्डिंग टू RMI नहीं करेंगे इसको, RMI को भी तो देखेंगे। देखो RMI हम इस वक्त लेस देन 200 वाले RMI पे हैं, ठीक है। इसमें स्टेजिंग लेप्रोटमी का कोई रोल नहीं है। स्टेजिंग लेप्रोटमी में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, लेकिन इसमें मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आप यूट्रस को पीछे छोड़ दोगे और उसका लॉजिक क्या होगा? यूट्रस को निकालने की जरूरत है या नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। मैम अगर लेस देन 200 मैडम निकाल देंगे मैडम यूट्रस को भी। नहीं करेंगे अच्छा, मैम। एक वक्त में एक बोले और माइक को म्यूट कर दें। बहुत आ रहा है, प्लीज आप बता दें। देखो यूट्रस से को पीछे छोड़े, क्योंकि यूट्रस की देखो कोई पैथोलॉजी नहीं है। आपने यूट्रस को पहले से स्क्रीन कर लिया, पोस्ट मेनोपॉजल एज में उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी है, उसका कोई यूट्राइन पैथोलॉजी तो नहीं है, ये सारी चीजें आपने पहले से रूल आउट कर ली हैं, बिकॉज यू आर लीविंग द यूट्रस बिहाइंड। देयर इज नो डायरेक्ट इंडिकेशन फॉर रिमूविंग द यूट्रस, अनलेस के उसमें कोई ऐसी खास इंडिकेशन हो, कोई पॉलिप है, उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा है, या उसकी पोस्ट मेनोपॉजल है, ये सारी चीजें। या फिर अगर पेशेंट को बहुत हॉट फ्लशीज हैं और उसको देना चाह रही हो एस्ट्रोजन, कोई और इंडिकेशन है, या फिर उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी, ये वो चीजें, और आप उसको टेमोक्सिफेन पे डालना चाह रहे हो, तो वो एक और इंडिकेशन है। But in absence of all these cases, you can leave the uterus behind. So again, individualize. तो यूट्रस को पीछे छोड़ने का फायदा ये होगा कि जो एक यूट्राइन सपोर्ट्स, क्योंकि जो एडनेक्सा है वो यूट्राइन सपोर्ट तो नहीं कर रहे होते, यूट्राइन सपोर्ट, वॉल प्रोलैप्स, जो सारे उसमें पेल्विक ऑर्गन डिसफंक्शंस वाली चीजें हैं, और उससे रिलेटेड जो यूरिनरी डिसफंक्शन, ये सब चीजें आपकी बाईपास हो जाती हैं। Coital functions are not disturbed. तो उसमें यूट्रस को बिल्कुल पीछे छोड़ा जा सकता है, but before that you have meticulously you have to rule out any endometrial pathology, past, present history and the family history as well. या उसकी कोई associated breast malignancy या उसके post menopausal symptom के हिसाब से आप क्या उसमें onward देना चाह रहे हो। अगरचे अब तक पोस्ट मेनोपॉजल जो है उसमें उसके जो सिम्टम्स अगर एसोसिएटेड हैं और बहुत ज्यादा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बीन डिस्टर्ब्ड एंड यू वांट टू पुट हर ऑन एस्ट्रोजन अलोन प्रिपरेशन व्हिच इज अ बेटर चॉइस फॉर पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी, बिकॉज प्रोजेस्ट्रोजन तो हम प्रोटेक्शन के लिए, एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ हमेशा कंबाइन करते हैं। अदरवाइज प्रोजेस्ट्रोजन हैज नो डायरेक्ट रोल for control of hot flushes or for other postmenopausal dysfunctions, जैसे genitourinary dysfunctions हैं, या इसमें जो osteoporosis की prevention है, cardiovascular prevention, ये सब चीजों में एस्ट्रोजन का मेन रोल है, प्रोजेस्ट्रोजन का नहीं है। प्रोजेस्ट्रोजन फॉर द सोल रीजन ऑफ एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सोचें तो देन वी कैन टेक आउट द यूट्रस, अदरवाइज देयर इज नो हार्म टू रिटेन द यूट्रस बैक, क्योंकि उसमें क्वार्टल फंक्शन डिसफंक्शन नहीं होते, जेनिटो यूरिनरी डिसफंक्शंस नहीं होते, यूट्रोवेजाइनल सपोर्ट्स आर मेंटेन्ड, तो ये फायदे होते हैं। तो अब हम आते हैं एक दूसरे सिनेरियो की तरफ, जिसमें के सपोज ये जो है इसमें यही वाली सिस्ट 8 into 8 सेंटीमीटर मल्टीलोकल है, एंड देयर इज अ स्मॉल solid area of 10 millimeter in that cyst, और उसमें वो उसमें है, and there is a minimal ascitic fluid in on ultrasound. अब इसमें क्या इसका RMI क्या होगा और आपका फर्दर इसमें प्लान ऑफ मैनेजमेंट? इसमें मैडम RMI 360 बन जाएगा, मोर देन 200 हो गया, ठीक है, 40 into 3 into 3 360 बन जाएगा, ठीक है। फिर इसमें मैडम I will go for first of all I will counsel the patient that I will go for surgical laparotomy, staging laparotomy,
सीटी तो पहले करेंगे ना मैडम, सीटी भी बोलूं पहले या डेफिनेटली देखो अब ये सिनेरियो सबसे ज्यादा आसान है जी मैडम, वो इसलिए कि अब ये क्लियरली मेलिग्नेंसी की तरफ ये आ गया। तो ठीक है अब चूंकि मेलिग्नेंसी की तरफ आ गया है तो इसमें हमने अब बाकी सारी चीजें उसके सही है, मेटास्टेसिस ये सारी चीजें हमने उसकी देखनी है। जी आई विल उसके गो लिए फॉर हमें इमेजिंग स्टडीज की जरूरत पड़ेगी एंड व्हाट विल बी दैट सीटी आप करवाओगे ठीक है, I will go for CT to see the extent of disease and any lymph node involvement. I will ठीक है go for a chest X-ray to see any signs of METs. Then ठीक है I will do ECG and in LFTs, RFTs, and or I will involve the multidisciplinary team as I'm going for surgery. And then, madam, if there is chances of chances of malignancy, then I will go for staging laparotomy. आगे बताओ staging laparotomy का. In staging, first of all, before staging laparotomy, I will counsel the patient and the couple. इसको staging laparotomy क्यों कहते हैं? मैडम इसमें क्योंकि लेप्रोटमी के बाद ही देखते हैं कैंसर की स्टेज के ऊपर है और पहले उन्हें काउंसल करेंगे। ठीक है, मतलब ये ठीक है। अब अगर फर्ज किया स्टेजिंग लेप्रोटमी, चले ठीक है, पहले आप इसको कंप्लीट कर लें फिर हम इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं। ठीक है मैडम, पहले काउंसलिंग होगी स्टेजिंग लेप्रोटमी के अकॉर्डिंग और कीमो के बारे में भी उन्हें काउंसल कर देंगे पहले कि देयर माइट बी सम साइकिल्स ऑफ कीमो आफ्टर इन स्टेजिंग लेप्रोटमी। आई विल डू द अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वुड बी द कंपोनेंट ऑफ योर कंसेंट फॉर्म या व्हाट शुड बी द कंपोनेंट ऑफ द काउंसलिंग इन दिस पेशेंट। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आप कवर करोगे? उसमें यही उनको बता देंगे स्टेजिंग के अकॉर्डिंग ही फिर हम रिमूवल करेंगे कि हमने बायलैटरल सर्पिंजोफ्रेक्टमी करनी है, कीमो की बाद में जरूरत पड़ेगी, यही सारी चीजों के बारे में काउंसल करेंगे ना कपल को ताकि बाद में। बट व्हाट अबाउट द प्रोसीजर? व्हाट अबाउट द प्रोसीजर इटसेल्फ? सब अभी तो आप सर्जरी करने जा रहे हो, आपने उसके एक तो आपने उसको डिजीज का बता दिया कि ये है, इतने % चांसेस है मेलिग्नेंसी के, कितने % चांसेस है मेलिग्नेंसी के? अब परसेंटेज मोर देन 200 कितने चांसेस है? ये 100% चांसेस है मेलिग्नेंसी के। even with calculation of RMI more than 200, do you think 100% chances है malignancy के? 75%। ठीक है, तो ये आप उसको बता दोगे और उसके लिए स्टेजिंग लेप्रोटमी की जरूरत है, उसमें आपने सीटी करवाना है, ये सब चीजें करवानी है, वो सारी जो आपने इन्वेस्टिगेशन बता दी यहाँ पे अब सब चीजें आ जाएंगी, RFTs, LFTs, सब चीजें, ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि ये फंक्शन जो सारे एंड ऑर्गन फंक्शंस हैं ये उनकी असेसमेंट के लिए है। जो स्ट्रक्चरल जो आपकी असेसमेंट है दैट वुड बी बाय द इमेजिंग स्टडीज एंड द सीटी इज वन ऑफ दोज इमेजिंग स्टडीज। ठीक है, और through midline laparotomy I will do the total abdominal hysterectomy, bilateral oophorectomy and infracoelic। अभी हम वैसे कंसेंट प्रोसेस पे थे, काउंसलिंग और कंसेंट प्रोसेस पे थे। अच्छा सॉरी मैडम, मैं मतलब के हम इसमें उसकी जो काउंसलिंग कंपोनेंट थे, देखो जब हम स्टेजिंग लेप्रोटमी करते हैं with the suspicion of this much risk of malignancy in that particular patient, तो उसमें हमारी extent of surgery क्या है, that should be explained to the patient. What are the risks of surgery in this case, ये भी patient को explain होना चाहिए। इसमें आपका जो सर्जन है स्टैंड बाय वो भी होना चाहिए, इसमें गट प्रेपरेशन भी होनी चाहिए, ये भी आप सारी चीजें उसमें उसको बताओगे। फिर उसमें किस स्टेज के हिसाब से उसका क्या हमने ऑनवर्ड मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो अगरचे बात की बात है, बट यू विल कवर अ लिटिल बिट एट दिस टाइम एज वेल। तो उसके बाद जो है ये सारी चीजें और उसमें जो बाकी विसरल इंजरीज हैं उसके बारे में भी पेशेंट को बता दोगे पहले से ही कि ये पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकती हैं। ठीक है, चलें जी, अब आए, अब आपने एक्चुअली करना क्या है? I will counsel patient about extent of surgery, risk of surgery, and I will tell them about the gut preparation and the visceral injuries that might happen during surgery. और फिर then I will go for surgery and in staging laparotomy I will give the midline in CN and
stage the disease accordingly. I will do TAS, BSO for bilateral oophorectomy and infracolic omentectomy. I will take peritoneal moisture and I will look for any retroperitoneal Okay. lymph. Now, as soon as you open the abdomen, you see that there is an omental cake, the highly vascular mass, or जिसमें grossly adherent to the uterus and the gut and the omentum and all that. What you will do at that time? आपने पेशेंट को खोला और आपको फिर जो मैस की अपीयरेंस थी वो ऐसी नजर आई, क्योंकि अदरवाइज अगर ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है तो यू सिंपली कम आउट बाय डूइंग TH, BSO, मेंटेक्टमी, ज़ाहिर इन्वॉल्व करोगे आप सर्जन को, अगर आप खुद मेंटेक्टमी नहीं कर सकते तो ये सारी चीजें हैं जो आप उसमें कर सकते हो। तो उस सूरत में जब आपको क्लिनिकली लगता है कि ये इररिसेक्टेबल मैस है जो हमने खोला है और बहुत वेस्कुलर भी है, क्लियरेंस सर्जरी मैडम उसमें करेंगे। क्लियरेंस सर्जरी से क्या मुराद है? यानी आप उसको फिर भी आप उसको ट्राई करोगे कि ये सारा कुछ निकाल सबसे बड़ा थ्रेट क्या होगा इसमें? सबसे बड़ा थ्रेट क्या होगा? हेमरेज, अनकंट्रोलेबल हेमरेज। क्योंकि ये जो देखो जितने भी मैलिग्नेंट मैसेज होते हैं उसमें नियोवेस्कुलराइजेशन हो जाती है, जिसमें कोई उन वेसल्स के अंदर कोई मसल फाइबर नहीं होते। These vessels cannot contract, these vessels cannot be tied, these vessels cannot be cauterized. उसकी hemostasis is next to impossible। और इसमें इतना प्रोफ्यूज हेमरेज होगा कि पेशेंट उसी की वजह से जो है वो कोलैप्स कर सकता है। क्लोज करेंगे मैम इसको नियोएडजेवेंट कीमो जो देते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा केस मिलता है जो खोलने पे टोटली जो है वो आपको इररिसेक्टेबल लगता है, डोंट ट्राई डिटेक्टिंग एट दैट टाइम, रादर टेक बायोप्सी फ्रॉम दैट मैस। और वो आप जाहिर है वेसल से हट के अगर आप खुद नहीं ले सकते आप सर्जन को इन्वॉल्व कर लो, बट सिंपली यू विल टेक द बायोप्सी, जो कि थोड़ा सा ए वेस्कुलर पोर्शन को देखते हुए वहां से बायोप्सी लोगे एंड यू विल कम आउट, नथिंग टू डू मोर। क्योंकि फिर आपने वो टिश्यू बायोप्सी ले ली और उसकी हिस्टोपैथोलॉजी के मुताबिक आप पहले उसको कीमोथेरेपी दोगे और फिर उसके बाद इंटरवल सर्जरी करोगे। ठीक है मैडम, यही इसकी स्ट्रेटजी होती है। सपोज अगर आपको प्री ऑपरेटिवली अल्ट्रासाउंड पे या CT पे जो है वो एक्सटेंसिव उसका मैस लगता है और उसमें वेस्कुलरिटी तो आपको पता चल ही जाएगी, और एक्सटेंसिव मैस है जो इसमें ग्रॉस एसाइटिस है और बहुत ज्यादा हाईली वेस्कुलर मैस है, तो आप उसको ट्राई ही नहीं करते सर्जरी का। आप सबसे पहले उसकी ट्रू कट बायोप्सी लेते हैं, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, उसके मुताबिक उसको कीमोथेरेपी देते हैं। 3 कोर्सेज ऑफ कीमोथेरेपी देने के बाद जो लास्ट कोर्स होगा उसके विद इन 1 मंथ आपने डीबल्किंग सर्जरी करनी होगी। क्योंकि जो आप कीमोथेरेपी के बाद डीबल्किंग सर्जरी करते हैं उसमें उसकी ब्लड वेसल्स काफी हद तक कंट्रोल हो चुकी होती हैं, तो उसमें फिर सर्जरी करना आपके लिए ज्यादा आसान होता है। जी तो इसलिए फिर आपने इसके जो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं कि अगर पेशेंट को खोलने पे आपको ये मिला तो उसको आपने ऐसे मैनेज करना है, और अगर प्री ऑपरेटिवली ही ये वाली एक्सटेंसिव स्टेज आपको पता चल गई तो बेटर नॉट ट्राई सर्जरी एट द फर्स्ट हैंड, रादर उसको इंटरवल सर्जरी के तौर पे आप लेके जाओ। ठीक है जी मैम, ठीक है मैम। तो ये इसमें हमने करना होगा। अब कमिंग बैक टू द सिंपलेस्ट सिनेरियो, जो सिंपलेस्ट सिनेरियो का मतलब ये है कि छोटे साइज की सिस्ट है। सपोज हम कहते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर की सिस्ट थी। कमिंग बैक टू द इनिशियल सिनेरियो कि ये 6 into 5 सेंटीमीटर की सिस्ट है, या 6 into 6 भी कर सकते हो, लेकिन क्लियरली थिन वॉल्ड, कोई सेप्टा नहीं है, कोई सॉलिड एरिया नहीं है, कोई साइटिस नहीं है, यूनिलैटरल है, और पेशेंट के सिम्टम वही हैं जो हमने पहले बता दिए, बाकी सारा सिनेरियो यही है। तो फिर उसमें हम क्या करेंगे? RMI कितना होगा मैडम? RMI आप मुझे बताओ कितना होगा? इसमें सिर्फ 6 into 6 सेंटीमीटर है और इसमें कोई अल्ट्रासाउंड पैरामीटर नहीं है विच में सिग्निफाई कि ये इसमें कोई इसमें मसला होगा। और सपोज ये 1 to 5 इज जस्ट 30। मैम फॉलो अप पे रखेंगे फिर 225 एंड ट्रांसवेजाइनल स्कैन
4 to 6 months में इसको फॉलो करेंगे विद सी 4 to 6 विद months के बाद भी वही साइज है, ऑफ एंड ऑन पेशेंट को फिर भी पेन होती रहती है। और ये 1 to 5 जो है वो उसका समझो 30 से 35 हो गया। मैम फिर 4 to 6 months के बाद रिपीट असेसमेंट करेंगे और इंडिविजुअलाइज फिर भी उतने ही साइज की है। एक साल बाद जब आपने देखा फिर इंडिविजुअलाइज करेंगे, बीएसओ कर देंगे। फिर भी उतना ही साइज है उसका, यानी परसिस्ट कर रहा है, यानी साइज परसिस्ट करेगा तो फिर रिमूव करेंगे ना मैम लेप्रोस्कोपी करेंगे, पेशेंट से डिस्कस करेंगे और इंडिविजुअलाइज करेंगे। पेशेंट कहता है मुझे नहीं पता कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आप मुझे बताएं। After 1 year, then do the BSO. After 1 year, it will remain persist, and we will do BSO, bilateral salpingo-oophorectomy. It is always better to remove this cyst. वो इसलिए कि जो तकरीबन 20% जो बॉर्डर लाइन सिस्ट होती हैं वो सिंपल सिस्ट के तौर पे हमें नजर आती हैं, या हम अल्ट्रासाउंड पे जो देख रहे होते हैं तो हमें वो सिंपल सिस्ट के तौर पे नजर आती हैं, इवन इफ इट इज एसिम्प्टोमेटिक। तो अगर सिम्टम हो तो वो तो एक एडिशनल चीज है, लेकिन अगर फर्ज किया ये छोटे साइज की सिस्ट भी परसिस्ट कर रही है मुस्तकिल और उसमें कोई चेंज नहीं आई, उसमें कोई और फीचर ऐड भी नहीं हुई लेकिन माइनस भी नहीं हुई, उसका साइज भी कम नहीं हुआ, बेटर रिमूव इट। क्योंकि देखो ये तो हमेशा CA 1 to 5B आपकी जो स्टेज 1 डिजीज है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ज्यादातर इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो स्टेज 2 एंड बियॉन्ड पे होती है। तो स्टेज 1 में CA 1 to 5 का रेज होना इज वेरी क्वेश्चनेबल, तो इसलिए जो है इसमें आप इसको भी कर दोगे, क्योंकि हो सकता है ये बॉर्डर लाइन हो, बॉर्डर लाइन मेलिग्नेंसी वाली चीज हो, और बॉर्डर लाइन मेलिग्नेंसी वाली सिस्ट 20% केसेस में सिंपल सिस्ट के तौर पे हमें नजर आती। तो इट इज बेटर एंड इट इज सेफ ऑप्शन टू रिमूव दिस। और अब इसमें ये कि हमने एक तरफ की रिमूव करनी है या दो तरफ की करनी है, बेटर गो फॉर द बायलैटरल रिमूवल। वो इसलिए कि इसमें अगर एक उसमें चेंज है तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है दूसरी तरफ की भी हो जाए। एंड इन द पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट एज ओवेरियन फंक्शंस आर नो लॉन्गर ऑन, तो इस वजह से उसके रिमूवल में कोई मसला नहीं होता। लेकिन अब इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए कि खास तौर पे जब हमारे पास ओवेरियन मेलिग्नेंसी की अर्ली आइडेंटिफिकेशन का कोई तरीका नहीं होता, बिकॉज द सिम्टम्स आर वेरी वेग, CA 1 to 5 can be even normal in the stage 1 disease. तो इसलिए और खास तौर पे अल्ट्रासाउंड पे हमें बाल दफा नहीं भी अर्ली पता चलता, और जो एग्जामिनेशन पे, जो पेल्विक एग्जामिनेशन पे कितने % केसेस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एडनेक्सल सिस्ट को, या एडनेक्सल पैथोलॉजी कितने % केसेस में हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 40%। हाँ मैक्सिमम, मतलब 15 से 50% तक तकरीबन इसमें इसका होता है। तो इसलिए ये सारी चीजें टू आइडेंटिफाई द ओवेरियन मेलिग्नेंसी इन अर्ली स्टेजेस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यही वजह है कि अगर आप हिस्टेक्टमी कर रहे हो फॉर सम नॉन मेलिग्नेंट रीजन, यानी अगर फर्ज किया आपने यंग एज पे किया, आफ्टर एज 40 की मैं बात कर रही हूँ, आफ्टर एज 40 से लेके 50 के दरमियान में किसी भी एज पे, या आफ्टर एज 40 से लेके 45 के दरमियान में हमारा ओवेरियन कंजर्वेशन का एक कंसेप्ट होता है। एंड सपोज पेशेंट हैज नो सिग्निफिकेंट हिस्ट्री, कभी भी इसकी पास हिस्ट्री में भी कोई ऐसी ओवेरियन सिस्ट का मसला नहीं रहा, कोई और ऐसी जो इसकी जेनिटल ट्रैक्ट मेलिग्नेंसीज हैं या ब्रेस्ट मेलिग्नेंसीज हैं, उसका कोई भी ऐसी हिस्ट्री ना उसके अंदर ना उसकी फैमिली में, तो उस पेशेंट में भी आप जब हिस्टेक्टमी करें और ओवेरियन कंजर्वेशन आपने करनी हो तो रिमूव द फैलोपियन ट्यूब्स। दिस रिमार्केबली लोअर्स द इंसिडेंस ऑफ ओवेरियन मेलिग्नेंसी लेटर ऑन, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये हाइपोथेसिस है, रादर इन सम केसेस इट इन सम स्टडीज इट हैज बीन प्रूवन
कि इसके जो एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स हैं इनका मेन ओरिजिन होता ही फिलोपियन ट्यूब से है। तो इसलिए जो है ये इसमें फिलोपियन ट्यूब्स को रिमूव कर देना जो है वो इसमें ज्यादा बेहतर होता है। बट लेस देन 40 इयर्स आप अमूमन ट्यूब्स को रिमूव नहीं करते, क्योंकि उसमें जब आप ओवेरियन फिलोपियन ट्यूब्स को रिमूव करते हैं तो आप उसके कोलेटरल सर्कुलेशन को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं ओवेरियन सिस्ट ओवरीज की वजह से उसमें अर्ली ओवेरियन फेलियर के चांसेस होते हैं, अर्ली मीनोपॉज के चांसेस होते हैं। मीनोपॉज आई मीन के अर्ली ओवेरियन जो उसका फंक्शन है वो खत्म हो जाता है, वरना हिस्टेक्टमी इटसेल्फ फास्ट फॉरवर्ड ओवेरियन जो फेलियर है वो। लेकिन जब आप फिलोपियन ट्यूब भी निकाल लेते हैं तो उसके कुछ कोलेटरल सर्कुलेशन वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो इसलिए फॉर पेशेंट्स फॉर मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज, क्योंकि एक जो लोअर एज लिमिट है फॉर मेनोपॉज इज 45 इयर्स, तो इतना टाइम लग जाता होता है हिस्टेक्टमी के बाद या इवन फिलोपियन ट्यूब रिमूवल के बाद भी उसमें ओवेरियन फेलियर होने में। तो कम से कम आप उसकी एक जो सिग्निफिकेंट पैथोलॉजी है उसको कवर कर रहे होते हैं या उसको मिनिमाइज कर रहे होते हैं। हिस्टेक्टमी इटसेल्फ lowers the chances of ovarian malignancy later on। और इसी तरह से जो bilateral tubal removal है वो भी ovarian malignancy के chances को lower कर देता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हमने अब आज का ये सारा कुछ तो हमने कवर कर लिया। तो इसमें कोई और ऐसी सिग्निफिकेंट बात जो कि आप पूछना चाहोगे? जो एसिम्प्टोमेटिक सिंपल सिस्ट आपने बताई है उसमें 1 ईयर फॉलो के बाद रिमूव करनी है? नहीं, अगर तो वो बहुत सिग्निफिकेंट है, देयर इज नो रीजन फॉर ये जो है उसकी लोअर एब्डोमिनल पेन की और कोई वजह नहीं है, एंड यू थिंक दैट दिस मे बी ड्यू टू ओवेरियन सिस्ट, तो फिर आपको इतना लंबा फॉलो अप करने की जरूरत नहीं। एक सिस्ट जो उसको प्रॉब्लम कर रही है, बेटर रिमूव इट। क्योंकि देखो जो अल्ट्रासाउंड पे जो हमें उसका स्ट्रक्चर नजर आता है कि वो बिल्कुल जो है वो सिंपल सिस्ट है, लेकिन उसकी पैथोलॉजी तो हमें नहीं पता होती। तो पैथोलॉजी तो उसकी हमें पता ही चलेगी उसकी हिस्टोपैथोलॉजी के बाद। तो इस वजह से फिर ऐसी सिस्ट जो सिम्प्टोमेटिक हो, इट इज बेटर टू रिमूव इट। आपने इसकी क्या इंसिडेंस बताई है अभी जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है? किस चीज के इंसिडेंट्स? हम ये भी आप बता रहे थे कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इतने परसेंट केसेस में हो सकती है। 50%। अच्छा, हाँ, नहीं मतलब ये था कि जब आप बाय मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन भी कर रहे होते हैं तो उसमें जो एडनेक्सल पैथोलॉजी, उसमें अगरचे और भी बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं कि पेशेंट बहुत ओबीज है तो आपकी जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ऑफ पेल्विक एग्जामिनेशन इज रिड्यूस्ड फर्दर। और या पेशेंट अगर टेंस है, उसके मसल उसने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, तो भी इसमें आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन वो भी कम हो जाएगी। लेकिन बाय पासिंग ऑल दीज वेरिएबल फैक्टर्स, अगर आप वैसे भी देखें तो पेल्विक एग्जामिनेशन पे एडनेक्सल पैथोलॉजी को डिटेक्ट करने की जो मैक्सिमम सेंसिटिविटी वो है वो दैट इज अप टू 50%। वैसे 15 से 50% तक की होती है, यानी इतनी कम भी हो सकती है, और ये 50% डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सिस्ट एज वेल। बड़ी सिस्ट होगी तो हमें आसानी से फील भी हो जाएगी। ठीक है मैम, तो फिर टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी नहीं करेंगे इस वाले सिनेरियो में? वो किस किस कंडीशंस में करेंगे पोस्ट मेनोपॉजल में? देखो, ये हमने अभी इन डिटेल बात की है इस पे कि इसमें जो RMI लेस देन 200 और कोई और आपको इसमें कोई चीज डिटेक्ट नहीं होती विच में सिग्निफाई द एबनॉर्मल पैथोलॉजी एज रिगार्ड टू ओवेरियन मैलिग्नेंसी, वहां पे आप उसमें देयर इज एन ऑप्शन दैट टू लीव द यूट्रस बिहाइंड अनलेस के कोई उसमें एसोसिएटेड उसकी पास्ट हिस्ट्री में, उसकी फैमिली हिस्ट्री में, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री में कोई एबनॉर्मल एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी वाली चीज हो, या कोई फाइब्रोइड उसको कभी रहे हों या अभी भी फाइब्रोइड्स हों। तो उस सूरत में कोई उसका एंडोमेट्रियल पॉलिप है या एंडोमेट्रियल थिकनेस एज रिगार्ड टू हर पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस वो ज्यादा है, तो जो हम तकरीबन 3 to 4 mm लेते हैं उससे ज्यादा है, या सब एंडोमेट्रियल ब्लड फ्लो उसका सिग्निफिकेंट है,
या एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल इंटरफेस या उसका जो जंक्शनल जोन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या जो है वो पेशेंट की कोई पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का इवेंट है, तो उस सूरत में हम यूट्रस निकाल देंगे। लेकिन अगर नहीं है तो देयर इज एन ऑप्शन कि आप यू कैन लीव द यूट्रस बिहाइंड। और यूट्रस को छोड़ने का एक फायदा जो होगा वो ये होगा उसके सेक्सुअल डिस्फंक्शंस नहीं होंगे, एक एक्सटेंट ऑफ सर्जरी कम हो जाती है, और उसके बाद उसके सेक्सुअल डिस्फंक्शन नहीं होंगे, जेनिटो यूरिनरी डिस्फंक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि जब हम यूट्रस को निकालते हैं तो ब्लैडर को हमने डिसेक्ट करना होता है, उसकी डीनर्वेशन बाज दफा हो रही होती है, बाज दफा यूरिनरी डिस्फंक्शंस काफी हो जाते हैं। इसके अलावा यूट्राइन सपोर्ट्स में भी प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि एडनेक्सा निकालेंगे या उसका जो हम सबसे ऊपर वाला जो पेडिकल होता है वो तो उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा, वो उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में शामिल ही नहीं है यूट्रस के, तो वो निकालने से ऐसा कुछ इतना फर्क पड़ेगा नहीं। यूट्रस का ब्लड सप्लाई तो यूट्राइन आर्टरी के साथ जा रहा है जो कि नीचे उसके इंटरनल ऑस के लेवल पे है, तो इस वजह से ऐसा नहीं होगा कि कोई यूट्रस का गैंग्रीन या यूट्रस का कोई ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो इस वजह से देयर इज एन ऑप्शन दैट यू कैन लीव द यूट्रस बिहाइंड, ताकि उसके ये वाले जो सारे रिजल्टेंट डिस्फंक्शंस हैं, जेनिटो यूरिनरी एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन, वो फिर उसमें नहीं होते। But if there is any pathology in the family history, in the past history, in the present history, in the post-menopausal time period, since our menopause till date, अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है और any other problem जो asymptomatic है लेकिन हमने अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट कर लिया, यानी एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा, एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल जंक्शन जोन में कोई मसला, या कोई एंडोमेट्रियल पॉलिप या कोई फाइब्रोइड्स, देन रिमूव इट। ठीक है, तो ये इसको टाइम को करो। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको क्लोज करें। थैंक यू मैडम। मैम आपने वो 7 सेंटीमीटर वाली क्या बात बताई थी, बस उसकी समझ नहीं आई। बेटा 7 सेंटीमीटर की बात मैंने ये बताई थी कि जो RMI जो हैं ये 4 किस्म के होते हैं, RMI 1, 2, 3 and 4। साइज जो है वो सिर्फ RMI 4 में शामिल है, यानी RMI 4 जो है वो उसमें साइज को शामिल किया गया है along with ultrasound features, menopausal status, CA 1 to 5 वो as it is जो कि हम RMI 1 में करते हैं। सिर्फ ये है कि उसमें पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस को 3 की बजाय 4 नंबर दिए हुए हैं। इसी तरह से अल्ट्रासाउंड फीचर में उसमें 1 या 3 है, इसमें 1 जो कि उसमें अगर एक ही फीचर्स हो, और दूसरा ये कि अगर 4 है जिसमें 2 या ज्यादा फीचर्स हो तो वो उसमें 3 की बजाय 4 है। और बाकी CA 1 to 5 तो सारे हर चारों किस्म के RMI में CA 1 to 5 एज इट इज इंक्लूडेड होता है। लेकिन इसमें साइज वाली भी एक चीज शामिल कर दी गई है, क्योंकि ये बार बार ऑब्जर्व किया गया कि साइज एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। तो साइज जो है उसमें लेस देन 7 सेंटीमीटर का साइज जो है उन्होंने कट ऑफ लिमिट 7 सेंटीमीटर रखी हुई थी। तो ये अभी रिसेंटली ये 2000 के बाद ही ये शुरू हुआ है, ये प्रोबेबली 2006 या 7 में शायद। तो इसमें साइज अगर लेस देन 7 सेंटीमीटर है तो इसमें उसको 1 मार्क है, लेकिन अगर साइज मोर देन 7 सेंटीमीटर है तो वो उसको 2 नंबर दिए हैं। तो इस वजह से साइज भी उसमें इंक्लूडेड हो गया। अगर जो इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ज्यादा स्टडी की गई, लेकिन फिर भी इस अभी तक सो फार अभी तक RMI 1 ही डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरह के वो हैं, इसमें प्रैक्टिसेस हैं कि कौन सा RMI करना है, लेकिन अभी तक जो हम भी करते हैं या यूके में भी जो होता है वो RMI 1 ही होता है। तो इस वजह से साइज जो है वो सिर्फ RMI 4 का हिस्सा है। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह मैम। तो अच्छा, नेक्स्ट आप क्या करना चाह रहे हो डिस्कस? सर्वाइकल कैंसर मैडम। यस मैम। सर्वाइकल कैंसर, उसमें क्या डिस्कस करना है? कोई कैसा मैडम क्वेश्चन आ सकता है? वो 23rd को हमारा पेपर है ना, तो कुछ अगर किस सिनेरियो किस तरह बन के आ सकता है। वो तो आपके क्वेश्चन तो होते ही सारे वो हैं। चलो ठीक है, इसको हम कर लेंगे CIN और सर्वाइकल कैंसर को एज इट इज। इसमें डिफरेंट जो खास तौर पे आ सकता है मैडम MCPS में इस तरह का क्वेश्चन, ऐसा आ सकता है MCPS के टॉक्स में ऐसे कोई क्वेश्चन? बिल्कुल आ सकता है मैडम प्लीज ये फॉलोअप के तो बारे में थोड़ा सा जी बता दें।
किसका? मैडम सर्जरी के बाद फॉलो सॉरी मुझे समझ नहीं आई बेटा। मैडम सर्जरी जो हो गई उसके बाद फॉलो अप के लिहाज से थोड़ा सा गाइड अच्छा इसके सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड आप पूछ रहे हो? फॉलो नहीं ओवेरियन कैंसर अच्छा ओवेरियन का, ठीक है। 3 to 4 months for 2 year होता है और 6 monthly for 5। मैडम सर्जरी के बाद फॉलो अप के बारे में थोड़ा गाइड देखो करना। जहाँ तो आपने RMI कम था और इसमें प्रूव हो गया बाद में कि ये सिंपल नहीं मैडम, तो आज हमने डिस्कस किया है वेरिएंट। लेकिन जो आपने मेलिग्नेंसी के लिए जो सर्जरी की उसमें फॉलो अप डेफिनेटली जरूरत होती है, क्योंकि उसमें रिकरेंस के तो चांसेस हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज एज वेल। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं जिसमें स्टेजिंग का एक बहुत रोल है, और हमारे ज्यादातर पेशेंट चूंकि ये एसिम्प्टोमेटिक ज्यादातर होता है या बहुत वेक सिम्टम्स होते हैं, इसलिए अमूमन पेशेंट खुद भी बॉदर इतना नहीं कर रहे होते। तो ज्यादातर जो पेशेंट्स की प्रेजेंटेशन है वो स्टेज 3 और 4 में ही होती है। अब इसको सारा जो हम कर लेते हैं, सर्जरी हमने की, फिर उसके बाद कीमोथेरेपी दे दी, फिर भी उसके बाद 3 मंथली इसका होता है 3 मंथली फॉलोअप, और हर फॉलोअप में आपने सिम्टम्स, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, CA 1 to 5 और अल्ट्रासाउंड, ये हैं चीजें जिस पे आपका फॉलोअप बेस करता है। बाकी इसमें जो फॉलोअप की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, अगर बिल्कुल इसमें टोटल रिमिशन है तो फिर तो उसमें हमें जरूरत नहीं होती उसको मजीद उसको करने की, डिपेंड्स अपॉन के उसमें उसका स्टेज क्या थी, उसकी टाइप क्या थी। क्योंकि कुछ ऐसे ओवेरियन मेलिग्नेंसीज होती हैं जिनका पोर प्रोग्नोसिस होता है, तो इसलिए जो है उसमें पोर प्रोग्नोसिस वालों का फॉलोअप थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, और जिसमें कंप्लीट हमने डीबल्किंग कर ली एंड देयर इज कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, उसमें फिर हमें फॉलोअप हम 6 मंथली भी ऑनवर्ड इसको कैरी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर ये ईयरली बेसिस पे होगा फॉर होल ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसको इस तरह से हमने फॉलोअप करना है। बस फॉलोअप में क्या चीजें शामिल होनी चाहिए और कितने इंटरवल पे होनी चाहिए, लेकिन ये बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द डिजीज टाइप, ऑन द स्टेज, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स और उसमें एडिट क्या है, कोमॉर्बिडिटीज क्या हैं, उन सब चीजों के ऊपर। ठीक है, चलें जी, अब इसको फिर हम स्टॉप करें। अब अगली दफा हम क्या CAN फिर डिस्कस कर रहे हैं, इज इट फाइनल? मैडम आप बता जी, आप बता दें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। HMB कर लेते हैं। HMB तो HMB में तो बहुत सारी खैर चीजें आ जाती हैं, चलो देखते हैं फिर। ठीक है, इसमें हो सकता है हम दोनों चीजें कुछ ना कुछ कवर कर लें। ओके जी, बट जी मैं पूछना था